हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को 30 एलिमेंट्स, इसके एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन in different cell, KLMN, valency, मोलर मास और मोलिकुलर मास, number of moles, number of particles, Avogadro numbers, एटॉमिक मास, इन सब के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जिससे आपको एलिमेंट्स की पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स जो है 30 तक सीरियल नंबर में मैं आपको बताता हूँ। एटॉमिक नंबर, जैसा कि आपको पता है कि साइंटिस्ट ने जो एटम्स को टेबल में रिप्रेजेंट किए हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल है उसके एटॉमिक नंबर का। यहाँ एटॉमिक नंबर, सबसे पहले उसकी हम जानकारी लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट्स में एटम की जो नंबर है वह उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन में एक एटम है, इसलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट नंबर पर रखा गया। सेकेंड नंबर पर हीलियम आता है, तो हीलियम को सेकेंड नंबर पर रखा गया। इसका रीज़न है कि हीलियम में 2 एटम है और हाइड्रोजन में 1 एटम है। इसी प्रकार लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है। तो चलिए मैं नाम भी लिखता जाता हूँ, ये एटॉमिक नंबर हुआ। उसके बाद नेम ऑफ एलिमेंट, इसमें नेम जो है एलिमेंट्स का 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक वर्ड में और एक फॉर्मूला में या सिंबल के द्वारा। तो अगर हम हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन लिखें तो ये आपका वर्ड में हो जाएगा, और अगर हम इसका सिंबल लिखें, इसका सिंबल H होता है, तो ये या तो फॉर्मूला या तो सिंबल के रूप में हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हीलियम, तो हीलियम को H ही कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, H कैपिटल है, E स्मॉल है। इसका अर्थ हुआ कि ये एक एलिमेंट का नाम है। ध्यान रखिएगा, अगर जितने भी कैपिटल हो, अगर मान लो HCl है तो यहाँ H कैपिटल होता है, C कैपिटल होता है, L स्मॉल होता है। तो इसका मतलब HCl जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर के बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड। ओके। तो उसके बाद हम सीधे एलिमेंट्स में इसके सिंबल्स में लिख करके आपको बताते हैं। तो 3rd नंबर पर आता है लिथियम, 4th नंबर पर आता है बेरिलियम, 5th नंबर पर आता है बोरोन, 6th नंबर पर आता है कार्बन, 6th नंबर पर आता है कार्बन, 7 नंबर पर आता है नाइट्रोजन, 8 नंबर पर आता है ऑक्सीजन, 9 नंबर पर आता है फ्लोरीन। 9 नंबर पर जो है फ्लोरीन आता है, और 10 नंबर पर जो है न्यून आता है। तो इसी तरह से आप 30 एलिमेंट तक मैं लिख देता हूँ। बस आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर जो है वो याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, सेकंड पर कौन सा आता है, थर्ड पर कौन सा आता है। इसके माध्यम से जो है आप बहुत ही इजी वे से आप प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, एटॉमिक मास, इसके वैलेंसी सब फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलिए मैं थोड़ा जल्दी करके आपको दिखाता हूँ। ये सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, तो इस तरह से इस पेज में 25 एलिमेंट्स आया है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको बताया था कि 10 नंबर पे नियॉन है, फिर 11 पे सोडियम है, फिर 12 पे मैग्नीशियम है, 13 पे एल्युमिनियम है, 14 पे सिलिकॉन है, 15 पे जो है फॉस्फोरस है, 16 पे सल्फर है, 17 पे क्लोरीन है, 18 पे आर्गन है, 19 पर आप देख सकते हैं हमारे पास वैसे 25 तक ही है। तो 19 जो हो गया वो पोटेशियम हो गया, और 20 हो गया कैल्शियम, और जो 21 है ये कैडियम हो गया, 22 पे टाइटेनियम आ गया, 23 पर वेनेडियम हो गया, और 24 पर जो है वो क्रोमियम हो गया, और 25 पे जो है वो मैग्नीज है। तो चलिए हम आपको मैग्नीज तक बताते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक एटम्स। तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और उतना ही इसके एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर हाइड्रोजन के एटम की संख्या 1 है तो इसके प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हीलियम की संख्या अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन में हीलियम में अगर एटम की संख्या 2 है तो इसके प्रोटॉन की संख्या 2 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। और लिथियम में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर जो है सबसे सेम हो जाएगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सब में जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है और उतना ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जितना इसके एटॉमिक नंबर है सब एलिमेंट के। अब अगर सोडियम की बात करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसी तरह सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सल्फर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसके प्रोटॉन की संख्या भी 16 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन याद रखना है। अगर आपको सिर्फ एक एटॉमिक नंबर जो है सीरियल वाइज वो याद रख लेना है कि कौन से एलिमेंट किस नंबर पर आता है। आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इस एलिमेंट्स को बस याद रख सकते हैं और उसके बाद जो है जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन की संख्या, उतने भी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आप आसानी से समझ पाएंगे और याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर ये 3 चीज़ें बता दिया हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले न्यूट्रॉन को लिख लेते हैं। ठीक है, सभी के न्यूट्रॉन लिख लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने ऊपर जो है एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नोट कर लिए हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन की संख्या है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एक और चीज़ है यहाँ पे न्यूट्रॉन, और इसमें न्यूट्रॉन की जो है संख्या वो दिया हुआ है। और मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं है और उसके बाद सभी के न्यूट्रॉन के जो नंबर्स है उसके साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे आप लोग याद रखोगे इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बताऊंगा। इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप चाहो तो लिंक में देख सकते हो। तो फिलहाल जो है हम आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये तो लिख दिया। अब मैं आपको एटॉमिक मास समझा रहा हूँ। तो एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि एटॉमिक मास का मतलब होता है कि एटम का जो वेट होता है वे वेट। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि जो एटम्स होते हैं, एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस मतलब होता है सेंटर, इस सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों चीज़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और पूरे एटम का जो वेट है ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सम करने से प्राप्त होता है। यानी इस पूरे एटम का वेट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर जो है इसका वेट है, इसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बस ऐड कर देना है। तो इसमें आप जानते हैं कि प्रोटॉन तो है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो 1 + 0 तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, जबकि हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो 2 और 2 को ऐड करोगे तो 4 हो गया। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि हीलियम का जो एटॉमिक मास हो गया वो 4 हो गया। इसी तरह नंबर जो आपके लिथियम है, लिथियम में प्रोटॉन की संख्या 3 है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 4 है, तो 3 और 4 को ऐड करोगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लीजिए तो ये इसके एटॉमिक मास बन जाएगा। तो इस तरह से हमने एटॉमिक मास जो है सबका वो नोट कर लिया। ये मास आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ईजी है एटॉमिक मास निकालना। आपके पास प्रोटॉन की संख्या दे ही रखी है, न्यूट्रॉन की संख्या दे ही रखी है और दोनों को ऐड कर लीजिए। तो इस तरह जितने भी एलिमेंट है सबके एटॉमिक नंबर जो है वो आ जाएगा। अब अगर आप नियॉन की देखिए तो नियॉन का एटॉमिक नंबर जो है 10 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 10 है।
और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो हमें चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है, तो प्रोटॉन 10 और 10 है, तो 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, तो इसका एटॉमिक मास जो होगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह आप सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन और उसके बाद एटॉमिक मास जो है उसके बारे में, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट सेल में। जैसे 4 सेल होता है KLMN, और किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये चूँकि हम आपको एक एटम बना करके दिखा रहे थे, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये इसके न्यूक्लियस में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाहर में होता है, तो जिसे हम आउटर सेल कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन का ही डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें 4 सेल होता है KLMN, और इसी से हमको बैलेंसी का भी पता चलेगा। तो हम लास्ट में यहाँ बैलेंसी भी लिख लेते हैं कि साथ ही साथ मैं आपको बैलेंसी भी समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन जो एटम है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो K सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिल होगी वो 2 होगी, और L सेल में 8 होगी, M सेल में 8 होगी, और N सेल में भी 8 होगी, ठीक है। इससे आगे के फिर मैं बताऊँगा। तो पहले आप आ जाइए कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, K सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर 2 चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर आया कितना 1। तो इस सेल को के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होगा या तो गेन होगा या लॉस होगा, गेन होगा या लॉस होगा। क्यों, उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर ये गेन होता है तो 1 है ना, और अगर हम 1 गेन करते हैं तो K सेल जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। और अगर ये लॉस होता है, मान लीजिए 1 है और ये लॉस हो जाता है 1, तो K सेल जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो हम या तो गेन करते हैं या तो लॉस करते हैं, ओके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसे गेन करने के लिए भी 1 चाहिए, मतलब फिल करने के लिए, या इसे खाली करने के लिए भी 1 चाहिए। तो 1 हम या तो गेन करेंगे या इसका 1 जो है हम लॉस करेंगे, तो इसकी जो बैलेंसी हो जाएगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, चूंकि इसके और तो बचा ही नहीं इसमें एलिमेंट जो हम आगे की तरफ लाएंगे, पहले यही फिल नहीं हुआ है। जो सेकंड नंबर पर है वो हीलियम है। क्या है, हीलियम। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है। तो 2 सेल में यानी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और आपको पता है कि K सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो चूंकि इसमें 2 ही आई है और 2 ज़रूरत है, तो 2 तो ये फिल हो गया। तो अब ये तो ऑलरेडी फिल है, तो हम 2 तो इसको लॉस करेंगे नहीं, और अब गेन करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि इसका हो जाएगा बैलेंसी जो है वो 0, ठीक है। जब हम नेक्स्ट जाएंगे लिथियम, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो जो K सेल है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब अगर मान लीजिए 3 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। अब चूंकि इसको फिल करने के लिए, जो हमारा L सेल है, इसको फिल करने के लिए हमारे पास इस सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, जो K सेल के बाद जो बचा है। फिल करने के लिए अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको तो देगा नहीं, है ना, तो ये क्या करेगा, इसको लॉस करेगा। तो जब लॉस करेगा, तो चूंकि 1 लॉस करेगा तो इसकी बैलेंसी जो है वो 1 हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार अगर मान ली बेरिलियम है, इसमें फर्स्ट सेल में जो है 2 आ जाएगा, और जो सेकंड सेल है उसमें 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा। और अभी इसको फिल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई इसको देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 2 खो देगा, लॉस करेगा, तो इसलिए 2 जो है इसका बैलेंस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 5वां नंबर है तो 2 3 होगा, तो इसमें बैलेंसी 5 इसको नहीं देगा। 5 इसलिए नहीं देगा, मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूँ कि अगर किसी के पास 1 रुपये है और दूसरे के पास मान लीजिए 7 रुपये है, और दोनों को मिला करके 1 रुपये में कोई कार्य होता है, तो अगर 1 रुपये वाला किसी को कहेगा तो मुझे 7 रुपये दे दो, मैं ये कार्य कर लूँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये क्या होगा कि ये 1 रुपये इसी को देगा, ताकि ये क्या करेगा, 8 रुपये इसके पास हो जाएगा, तो ये कार्य कर लेगा। तो इसलिए जब भी छोटा होता है, यानी 1 हो 2 हो, मतलब 1 हो 2 हो 3 हो, तो चूंकि इसमें 1 के लिए 7 की जरूरत होता है, और ये 2 में आपके 6 की जरूरत होता है, 3 में 5 की जरूरत होता है, तो ये कोई नहीं देगा, तो इसलिए क्या करेगा, ये लॉस करेगा। तो जो लॉस करता है इसकी जो वैलेंसी है 1 2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब चूंकि इसमें जो 6 नंबर पर आता है कार्बन, तो कार्बन के जो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो 2 तो इसमें आ गया, अब इसमें हो गया 4, ओके। तो अब क्या है कि ये फिल करने के लिए और लॉस करने के लिए भी 4 ही चाहिए, यानी गेनिंग और लॉसिंग जो है वो इक्वल है ना, तो इसका जो बैलेंस हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। गेनिंग और लॉसिंग जो है इसका कितना है, 4 है, तो 4 इसका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस 4 हो गया। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप, 7 में है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 7 है, तो फर्स्ट सेल में 2 आ जाएगा और सेकंड सेल में 5 आ जाएगा। अब फिर से वही सिस्टम आ गया कि 5 अगर इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इस सेल को फिल करने के लिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है नीड है, तो हम क्या करेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हम ले सकते हैं, क्योंकि 5 हमें लॉस करने से बढ़िया होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हम गेन कर ले, तो हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। फिर 2 इसमें 6 आ जाएगा, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2, फिर 2 7 इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1, फिर 2 8 इसकी बैलेंसी हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि 8 ऑलरेडी इसमें फिल हो गया, ठीक है, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जिसकी बैलेंसी 0 होती है उसी को नोबल गैस कहा जाता है। तो यहाँ पर हीलियम एक नोबल गैस है, और यहाँ पर नियॉन जो है वो भी एक, तो नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है, और बैलेंसी में मिनिमम जो होता है वो 0 होता है, और मैक्सिमम जो होता है 4 होता है। 4 से ज़्यादा बैलेंसी किसी का नहीं होता, और 0 तो आपको पता ही है स्टार्ट है।
तो इस तरह से हम सबकी बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। फिर आप समझ गए। अब नेक्स्ट सेल में एक बता देता हूँ ताकि आप आगे क्वेश्चन निकाल सको। तो केस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि अब आगे जो है ये 11th नंबर पर है। 11 नंबर आप देख सकते हैं कि 11 क्या है, सोडियम। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, इसलिए फर्स्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और सेकंड में 8 आएगा। 2 और 8 10 हो गया। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ, हम इसे एम सेल में डाल देंगे। और फिर वही प्रोसेस है कि 1 हम है तो इस सेल में 8 चाहिए, और 8 पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 7 और चाहिए। तो 7 तो कोई देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 लॉस कर देंगे। लॉस कर देंगे तो इसका जो बैलेंस है वो 1 हो गया। ठीक है। इसी तरह जो 12वें नंबर पर मैग्नीशियम है, उसमें के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 2 8 10 इसमें बच गया 2 इलेक्ट्रॉन एम सेल में आ जाएगा। तो ये 2 लॉस करेगा, क्योंकि गेन करने के लिए गेन करने के लिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी हम इसको फिल करेंगे। तो गेन तो होगा नहीं, तो हम इसको 2 को लॉस करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास बैलेंस ही 2 हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से हम सबकी बैलेंस ही निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने के एल एम एन में जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, और उसके बाद इससे हमें बैलेंसी के बारे में पता चलता है कि किस एटम की या किस एलिमेंट की बैलेंसी कितनी है। ठीक है। तो अभी हम आपको बैलेंसी समझा दिए कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और बैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर 30 एलिमेंट्स की जगह हमने आपको 25 एलिमेंट्स बताए हैं, इसका कारण है कि इस पेज में 25 रॉज है और इसमें 25 ही आ पाया, इसलिए मैंने 25 तक ही आप लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको 118 एलिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है। तो अब क्या बच गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें हो गया। अब मैं आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना सिखाता हूँ, या सॉरी नंबर ऑफ़ मोलकुलर मास। पहले आपको मोलकुलर मास है ना, और मोलर मास, या उसके बाद हम फिर नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना सिखाएंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको मोलर और मोलकुलर मास जो है वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए वाटर, जिसे आप लोग H2O कहते हैं, है ना, वाटर, ये 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ H के साथ में 2 लिखा है ना, ये 2 क्या है, ये नंबर ऑफ मोलकुल्स है ना, नंबर ऑफ मोलकुल्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने मोलकुल्स हैं, हाइड्रोजन के मोलकुल्स है 2, इसलिए हम H को 2 से इंटू कर देंगे, और ऑक्सीजन के कितने मोलकुल्स है 1, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में कोई संख्या नहीं है तो इसकी मोलकुल्स हो गया 1, तो हम ऑक्सीजन को 1 से इंटू कर देंगे। ठीक है। अब चूंकि ये हाइड्रोजन को इंटू हमने क्यों किए हैं, इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। हमें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रोजन या सभी जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के हमने एटॉमिक मास जो है उसके बारे में समझे। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास जो है वो 1 है, ओके, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो है वो 16 है ना, अभी आप लोगों ने देखा होगा। तो एटॉमिक मास जो होता है, जैसे अब हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना है 1, तो 1 को हम 2 से इंटू कर देंगे। फिर ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना है 16, तो हम 16 को 1 से इंटू कर देंगे। अब 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 16 को 1 से करेंगे 16 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 18। तो ये 18 जो है ये इसके क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का है ना, जो है एटॉमिक मास अगर पता हो तो आप मोलिकुलर मास जो है निकाल सकते हैं, और एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको पीछे के वीडियोज़ में बता दिया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो हमारे पास है Na2S। ठीक है। तो Na2S में इसमें भी 2 एलिमेंट है, Na और S। ठीक है। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि Na के मोलकुल्स जो है वो 2 है, तो Na को 2 से गुना कर देंगे, और S के मोलकुल्स 1 है तो S को 1 से गुना कर देंगे। और हमको पता है कि Na जो है सोडियम और S जो है सल्फर, इसके मास कितना है ना। तो सबसे पहले हम Na की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि सोडियम में है ना, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 है ना, 23। क्यों 23 क्यों है, क्योंकि इसके सोडियम 11 नंबर पर आता है ना, और इसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, और दोनों को सम करते हैं तो कितना आता है 23। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, और इसको हम इंटू कर देंगे 2 से। और फिर जैसे कि मैंने आपको कहा सल्फर, तो अब हम सल्फर की बात करेंगे। तो सल्फर का एटॉमिक मास है 32, तो हम 32 को 1 से इंटू कर देंगे। 23 को 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 46, एंड 32 को 1 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 78U। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप Na2S का भी क्या कर सकते हैं, मोलर और मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 1-2 और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ Ga2O3। ओके, इसमें भी अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 एलिमेंट है, एक Ga और एक O, यानी Ga जो है गैलियम है और O ऑक्सीजन है। अब अगर Ga के मोलकुल्स देखेंगे तो 2 है, तो Ga को हम 2 से गुना कर देंगे, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 मोलकुल्स हैं तो ऑक्सीजन को हम 3 से गुना करेंगे। ओके, अब जो हमारा गैलियम है, इसके हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इसके जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास जो है गैलियम के, है ना, सबसे पहले वो हमें समझना पड़ेगा कि गैलियम के एटॉमिक मास जो है वह कितना है, और उसके बाद ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो है वो कितना है। तो मैं आपको बता दूं
कि गैलियम के एटॉमिक मास जो है वो 70 है। गैलियम के एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 70 है ना। और 70 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो है 16 है, तो इंटू 3 कर देंगे। 70 2 जा 140 हो गया एंड 16 3 जा 48 हो गया, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 188। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो है हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर या मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको क्या बता दिए हैं, यहाँ पर मैंने आपको मोलर मास और मोलिकुलर मास भी समझा दी। जैसा कि मैंने ये सारी चीज़ जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं ये 9th और 10th दोनों में आता है, और चूंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो है ये 9th में आता है, और बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 9th में इसको पढ़ते नहीं है, फिर बाद में जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना होता है। तो इसके लिए हम ये एक कंबाइनिंग रूप आप लोगों को दे रहे हैं कि आपको एलिमेंट्स की फुल नॉलेज जो है वो मिल जाए, और आप जो पीछे 9th क्लास में भूले भी हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों प्रकार के प्रिपेयर करने के लिए मिल जाएगा। तो अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर एवोगैड्रो नंबर, ये सारी चीज़ें बचा है, तो मैं आपको एक एक करके फिर से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है इसको आप कैसे समझोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सी तरीका समझाता हूँ कि जब हम कुछ लिखते हैं है ना, फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूलाज ऑलरेडी जो है पहले से दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और अभी आपने जस्ट मोलर मास सीखे हैं। अब ये गिवन मास क्या है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अब 52 ग्राम है ना, 52 ग्राम हमारे पास वाटर है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 52 ग्राम हमारे पास मान लीजिए हीलियम एटम है 52 ग्राम। ठीक है ना, तो हमें 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स होगा हमें उसकी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो अभी 52 ग्राम क्या हो गया, ये हो गया हमारा गिवन मास। क्या हो गया, गिवन मास। ओके, और इसका निकालना हमको अब क्या चीज़, मोलर मास। तो अभी आपने देखा पीछे कि हम किसी का भी मोलर मास बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हीलियम का मोलर मास क्या होता है, हीलियम का मोलर मास होता है, चूंकि हीलियम कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर है ना, तो इसका मोलर मास होता है 2 + 2 4 है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या है, और हीलियम की एटम जो मोलिकुल संख्या है वो 1 है, इसलिए हम क्या कर देंगे He × 1, और इसका एटॉमिक मास है 4, तो × 1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब गिवन मास कितना है आपके पास, गिवन मास है 52 ग्राम। ओके, हीलियम जो है, और मोलर मास कितना है 4 U। ओके, तो अगर हम इसे काटेंगे तो ये हो गया 13 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि इसका मतलब हुआ कि 1 मोल हीलियम एटम में है ना, 1 मोल हीलियम एटम का जो वेट है ना, वो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। और 13 मोल हीलियम एटम का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 52 ग्राम हो जाएगा। तो 52 ग्राम है ना हीलियम एटम का में जो मोलों की संख्या है वो है 1। इसका मतलब 1 मोल = 4 ग्राम। हीलियम एटम की बात करें, ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से समझते हैं। ओके, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल इक्वल होता है 6.0 22 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, अब ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या है, ये पार्टिकल्स हुआ कि 1 मोल में जो पार्टिकल्स है, क्योंकि ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है पूरे यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स से मिलकर के नहीं बना हो, और हमें पार्टिकल्स के बारे में जानने के लिए इसे मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और मोल में जब हम कन्वर्ट करते हैं फिर उसको हम 6.0 22 × 10⁻23 से इंटू कर दें तो हमें उस एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एटम्स के पार्टिकल्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो 1 मोल इक्वल होता है 6.0 22 × 10⁻23 है ना, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। 6.0 22 × 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये बात समझ आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे जब हम मोल्स निकालना हो तो हम किसी का भी मोल्स ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर मान लो हमें वाटर का मान लो 72 ग्राम वाटर है ना, मान लो H2O, हमें इसका क्या निकालना है, मान लो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का पहले हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका, 72 ग्राम, और मोलर मास हमने अभी चूंकि H2O का मोलर मास निकाले थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। H2O का जो मोलर मास है वो है 18 U। ओके, तो H2O का मोलर मास है 18 U, तो हम 18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 मोल हो जाएगा, यानी 72 ग्राम वाटर में मोलों की संख्या जो है वो है 4 मोल। अब अगर हम इसे पार्टिकल्स के रूप में देखें कि इसमें कितने पार्टिकल्स है, तो हमको पता है कि 1 मोल इक्वल क्या होता है, 6.0 22 × 10⁻23 पार्टिकल्स। श्योर है,
तो अब हमें देखना होगा कि 72 ग्राम वाटर में कितने पार्टिकल्स है ना, तो 4 मोल, तो 4 इंटू 6.0 22 इंटू 10 की पावर 23 होगा। चलिए हम इसको इंटू कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे पॉइंट जो पहले यहाँ पर 6.022 था है ना, तो वो अब पॉइंट जो है वो बढ़ करके कहाँ आ गया है, वो बढ़ करके 24 के बाद आ गया है ना, 24 के बाद आ गया। अब जो 24 के बाद आ गया तो अगर हम इसे पहले नंबर पर करेंगे, पॉइंट जब पहले आता है तो इसमें पावर जो है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर 2.4088 तो इंटू 10 की पावर 24 आ गया। तो इतने पार्टिकल्स है 72 ग्राम वाटर में। ध्यान रखिएगा कि वाटर भी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं, ये कंपाउंड कहलाता है। तो 72 ग्राम वाटर में जो पार्टिकल्स है यानी टोटल पार्टिकल्स है वो कितने हैं, तो वो पार्टिकल्स है 2.4088 इंटू 10 की पावर 24। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर जो है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। और उसके बाद आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला होगा, जैसा मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आपको मोल्स को, जितना भी मोल्स हो उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करो, इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको जो है एक और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में समझा दिया, एवोगैड्रो नंबर के बारे में समझा दिया, और जो नंबर ऑफ मोल्स है इसके बारे में भी समझा दिया। अगर फिर भी आप लोगों में से किसी को कुछ दिक्कत लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो और मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो मेरा नंबर है 8700748138। दूसरा नंबर है 9999436050। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कल्पनीत KALPNEET कल्पनीत 18@gmail.com पे, ठीक है, या मैसेज के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एलिमेंट्स और जितनी भी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है ये आप लोगों के लिए उपयोगी हो और आप लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।